कहानी की शुरुआत होती है इथाका नाम के एक शक्तिशाली राज्य से, जहां एक बहादुर और बुद्धिमान राजा राज करता था। उसका नाम था ओडिसियस। वह सिर्फ अपनी तलवारबाजी के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी समझदारी और बेहतरीन रणनीतियों के लिए भी पूरे यूनान में मशहूर था। एक दिन अपने राज्य, पत्नी पेनेलोप और छोटे बेटे टेलीमेकस को छोड़कर ओडिसियस एक भीषण युद्ध में शामिल होने निकल पड़ता है। यह युद्ध कुछ दिनों का नहीं, बल्कि पूरे 10 साल तक चलता है। आखिरकार वह अपने दुश्मनों को हराकर जीत तो हासिल कर लेता है, लेकिन उसकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। जब ओडिसियस अपने सैनिकों के साथ इथाका लौट रहा होता है, तभी समुद्र में भयंकर तूफान आ जाता है। विशाल लहरें उनके जहाजों को तबाह कर देती हैं। कई सैनिक समुद्र में डूब जाते हैं और बाकी अपने साथियों से बिछड़ जाते हैं। वहीं ओडिसियस भी समुद्र की लहरों में बहकर अनजान द्वीपों पर भटकने लगता है। दिन, महीने और फिर साल बीतते जाते हैं। उसे एहसास भी नहीं होता कि भटकते भटकते पूरे 10 साल गुजर चुके हैं। धीरे धीरे उसकी याददाश्त कमजोर होने लगती है और वह अपने अतीत की कई बातें भूल जाता है। दूसरी तरफ इथाका में हालात पूरी तरह बदल चुके थे। पूरे राज्य में यह खबर फैल चुकी थी कि राजा ओडिसियस अब जीवित नहीं है। कोई कहता कि वह युद्ध में मारा गया, तो कोई मानता कि समुद्र के तूफान ने उसकी जान ले ली। कुछ लोग तो यह भी सोचते थे कि किसी राक्षस या रहस्यमयी शक्ति ने उसे खत्म कर दिया होगा। लेकिन एक बुजुर्ग व्यक्ति ऐसा था जिसे आज भी विश्वास था कि ओडिसियस जिंदा है। वह रोज सभा में खड़े होकर उसकी बहादुरी और वीरता की कहानियां सुनाता था। उधर महल में उसकी पत्नी पेनेलोप अब भी पति की वापसी का इंतजार कर रही थी। हालांकि 10 साल तक कोई खबर न मिलने की वजह से उसके दिल में भी डर घर कर चुका था। वहीं उनका बेटा टेलीमेकस इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि उसके पिता मर चुके हैं। उसे पूरा विश्वास था कि एक दिन वह उन्हें जरूर ढूंढ निकालेगा। पेनेलोप अकेले ही पूरे राज्य की जिम्मेदारी संभाल रही थी, लेकिन कुछ लालची सरदार इस मौके का फायदा उठाना चाहते थे। वे पेनेलोप से शादी करके इथाका की गद्दी पर कब्जा करना चाहते थे। उनका कहना था कि अब ओडिसियस के लौटने की कोई उम्मीद नहीं बची है, इसलिए राज्य को नया राजा मिल जाना चाहिए। धीरे धीरे महल के अंदर ही साजिशें शुरू हो जाती हैं। दूसरी ओर टेलीमेकस भी बड़ा हो चुका था, लेकिन लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, जो अपने पिता का पता तक नहीं लगा सकता, वह राज्य कैसे संभालेगा। इन तानों से परेशान होकर टेलीमेकस अपने पिता के पुराने मित्र के पास पहुंचता है। वह उम्रदराज योद्धा लगभग अपनी आंखों की रोशनी खो चुका था, फिर भी वह आवाज और आहट से हथियारों की चाल पहचान लेता था। टेलीमेकस उससे विनती करता है कि उसे भी अपने पिता जैसा महान योद्धा बनने की शिक्षा दी जाए। इसके बाद वह बुजुर्ग उसे तलवार चलाने का प्रशिक्षण देना शुरू करता है। अभ्यास के दौरान वह बार बार ओडिसियस की बहादुरी के किस्से भी सुनाता रहता है। उसके पास एक बूढ़ा कुत्ता भी था। वह बताता है कि यह वही कुत्ता है जिसे ओडिसियस वर्षों पहले छोड़कर गया था, और तब से वह आज तक अपने मालिक का इंतजार कर रहा है। प्रशिक्षण खत्म होने के बाद वह बुजुर्ग टेलीमेकस से एक बात कहता है, सिर्फ तलवार चलाना सीख लेने से कोई अपने पिता जैसा महान नहीं बन जाता। महान बनने के लिए साहस, धैर्य और सही फैसले लेना भी जरूरी होता है। यह बात टेलीमेकस के दिल को छू जाती है। घर लौटकर वह अपनी मां से पूछता है कि अगर उन्हें पिता के बारे में कुछ भी पता हो तो सच बता दें। वह हर हाल में उन्हें ढूंढने जाना चाहता था। बेटे की जिद देखकर पेनेलोप आखिरकार वह राज खोलती है जिसे उसने पिछले 10 सालों से छिपा कर रखा था। पेनेलोप गहरी सांस लेते हुए टेलीमेकस से कहती है कि जब ओडिसियस युद्ध पर जाने वाला था, तब उसने जाते जाते एक ऐसी बात कही थी जिसे वह कभी नहीं भूल पाई। ओडिसियस ने कहा था, इस युद्ध का कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है मैं कभी वापस न लौटूं। अगर मेरे साथ कुछ भी हो जाए तो मेरा इंतजार मत करना। इथाका और हमारे बेटे की जिम्मेदारी तुम्हें ही संभालनी होगी। ये बात सुनकर टेलीमेकस भावुक हो जाता है। तभी पेनेलोप उसे एक पुराना धनुष दिखाती है। यह वही धनुष था जिसे कभी सिर्फ ओडिसियस ही आसानी से चला सकता था। वह टेलीमेकस से कहती है, अगर तुम इस पर प्रत्यंचा चढ़ा सके, तभी खुद को
अपने पिता के योग्य उत्तराधिकारी समझना। टेलीमैक्स पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी वह धनुष नहीं चढ़ा पाता। तभी उसे एहसास होता है कि महान योद्धा बनना केवल ताकत की बात नहीं है। इसके बाद वह फैसला करता है कि अब वह खुद अपने पिता की तलाश करेगा। उसे उम्मीद थी कि एक महान सम्राट के पास ओडिसियस के बारे में कोई न कोई जानकारी जरूर होगी। पेनेलोप उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन टेलीमैकस किसी की नहीं सुनता। वह एक छोटी नाव लेकर समुद्र के रास्ते अपनी यात्रा शुरू कर देता है। उधर कहानी फिर ओडिसियस की तरफ लौटती है। हम देखते हैं कि वह एक सुनसान समुद्री तट पर खड़ा है। उसके साथ एक रहस्यमयी युवती मौजूद है। ओडिसियस को बार बार अपने अतीत की धुंधली झलकियां दिखाई देती हैं, लेकिन वह कुछ भी साफ साफ याद नहीं कर पाता। वह युवती उसे बार बार अपना अतीत याद करने के लिए कहती है। तभी वहां एक दूसरी रहस्यमयी महिला आती है और उसकी याददाश्त धीरे धीरे लौटने लगती है। ओडिसियस को याद आता है कि युद्ध जीतने के बाद वह अपने 3 जहाजों के साथ इथाका लौट रहा था। रास्ते में उन्हें एक सुनसान द्वीप दिखाई दिया। खाने और पानी की तलाश में वे वहां उतर गए। द्वीप के बीचों बीच उन्हें एक विशाल गुफा मिली। कुछ सैनिक उसके अंदर चले गए, लेकिन वहां उनका सामना एक खतरनाक विशालकाय राक्षस से हो गया। वह राक्षस इंसानों को अपना भोजन बनाता था। उसने एक एक करके कई सैनिकों को पकड़कर खा लिया और फिर गुफा के मुंह पर एक विशाल पत्थर रखकर सो गया। सभी सैनिक घबरा गए। वे राक्षस को मार देना चाहते थे, लेकिन ओडिसियस ने उन्हें रोक दिया। उसे समझ आ गया था कि अगर राक्षस मर गया तो इतना बड़ा पत्थर हटाने वाला कोई नहीं बचेगा और वे हमेशा के लिए गुफा में फंस जाएंगे। कुछ देर बाद ओडिसियस ने एक चाल चली। जैसे ही मौका मिला, उसने पूरी ताकत से राक्षस की आंख पर वार कर दिया। दर्द से राक्षस जोर जोर से चीखने लगा। बस यही मौका था। ओडिसियस अपने बचे हुए साथियों के साथ गुफा से बाहर निकल आया और सभी तेजी से जहाजों की तरफ भागे। राक्षस काफी दूर तक उनका पीछा करता रहा, लेकिन आखिरकार वह उन्हें पकड़ नहीं सका। इसी बीच टेलीमैकस भी उस महान सम्राट के महल में पहुंच चुका था। सम्राट उसका स्वागत करता है और उसे ट्रॉय के युद्ध की एक हैरान कर देने वाली सच्चाई बताता है। वह कहता है कि युद्ध की सबसे बड़ी जीत तलवार से नहीं, बल्कि ओडिसियस की बुद्धिमानी से मिली थी। ओडिसियस ने एक विशाल लकड़ी का घोड़ा बनवाया था, जिसके अंदर कई सैनिक छिपे हुए थे। दुश्मनों ने उसे जीत की निशानी समझकर अपने किले के अंदर ले लिया। रात होते ही सभी सैनिक घोड़े से बाहर निकले और अचानक हमला कर दिया। इसी चाल की वजह से ट्रॉय का युद्ध खत्म हुआ और ओडिसियस विजयी बना। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि असली संघर्ष तो अब शुरू होने वाला था। सम्राट की कहानी सुनने के बाद टेलीमैकस को यकीन हो जाता है कि उसके पिता कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि इतिहास के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे। लेकिन दूसरी तरफ ओडिसियस की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही थीं। रहस्यमयी युवती एक बार फिर उससे अपना अतीत याद करने के लिए कहती है। इस बार उसकी यादें पहले से भी ज्यादा साफ होने लगती हैं। उसे याद आता है कि विशाल राक्षस से बच निकलने के बाद वह और उसके साथी एक दूसरे द्वीप पर पहुंचे थे। शुरुआत में वह जगह बिल्कुल शांत दिखाई देती थी, लेकिन कुछ ही देर बाद उन पर विशालकाय दैत्यों का हमला हो जाता है। वे दैत्य इंसानों से कई गुना बड़े थे और बिना किसी दया के सैनिकों को मारने लगे। ओडिसियस अपने साथियों को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसके कई सैनिक वहीं मारे जाते हैं। बड़ी मुश्किल से वह कुछ बचे हुए लोगों के साथ वहां से निकल पाता है। कई दिनों तक समुद्र में भटकने के बाद वे एक और द्वीप पर पहुंचते हैं। इस बार उनका मकसद सिर्फ खाना और पानी ढूंढना था। ओडिसियस अपने जहाज के पास ही रुक जाता है, जबकि उसके कुछ साथी द्वीप के अंदर चले जाते हैं। वहां उन्हें एक सुंदर घर दिखाई देता है, जहां एक रहस्यमयी महिला अकेली रहती थी। वह महिला उनका स्वागत करती है और स्वादिष्ट भोजन परोसती है। भूखे सैनिक बिना कुछ सोचे खाना खाने लगते हैं, लेकिन अगले ही पल वह महिला जादू करना शुरू कर देती है। कुछ ही सेकंड में सभी सैनिक जानवरों में बदल जाते हैं। कोई सूअर बन जाता है तो कोई किसी और जानवर का रूप ले लेता है। तभी समझ आता है कि रास्ते में दिखाई देने वाले शांत जानवर
असल में इंसान ही थे। जब काफी देर तक उसके साथी वापस नहीं लौटते तो ओडिसियस खुद उनकी तलाश में निकल पड़ता है। वह उसी घर में पहुंचता है जहां वह महिला उसे भी भोजन करने के लिए कहती है, लेकिन तभी एक सूअर बार बार उसकी तरफ देखकर अजीब आवाजें निकालने लगता है। ओडिसियस को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वह तुरंत अपनी तलवार निकालकर महिला के गले पर रख देता है और पूछता है कि उसके साथियों के साथ क्या किया गया है। महिला समझ जाती है कि सामने कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक महान योद्धा खड़ा है। वह सच बता देती है और अपने जादू से सभी सैनिकों को फिर से इंसान बना देती है। इसके बाद वह ओडिसियस को एक और रहस्य बताती है। वह कहती है कि अगर उसे इथाका वापस जाना है तो पहले उसे मृतकों की दुनिया में जाना होगा। वहां उसे अपनी गलतियों का सामना करना पड़ेगा, तभी उसे घर लौटने का सही रास्ता मिलेगा। मजबूरी में ओडिसियस उसकी बात मान लेता है और अपने साथियों के साथ उस रहस्यमयी स्थान की ओर निकल पड़ता है। कुछ समय बाद वे मृत आत्माओं की दुनिया में पहुंचते हैं। वहां का माहौल बेहद डरावना था। चारों तरफ अंधेरा, धुंध और बेचैन आत्माएं भटक रही थीं। यहीं ओडिसियस की मुलाकात एक पुराने राजा की आत्मा से होती है। वह उसे चेतावनी देता है कि जब भी वह इथाका लौटे किसी पर भी तुरंत भरोसा मत करना। पहले अपने राज्य और अपने परिवार की असली स्थिति को समझना। इसके बाद एक दूसरी आत्मा उसे भविष्य की झलक दिखाती है। वह कहती है, तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हारे सभी साथी इस सफर में मारे जाएंगे और अंत में सिर्फ तुम ही जीवित बचोगे। यह सुनकर ओडिसियस अंदर तक हिल जाता है, लेकिन अब उसके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसी समय मारे जा चुके सैनिकों की आत्माएं उसके चारों तरफ दिखाई देने लगती हैं। पूरा माहौल बेहद भयावह हो जाता है। ओडिसियस अपने साथियों को लेकर वहां से किसी तरह बाहर निकल जाता है, लेकिन अब उसे एहसास हो चुका था कि घर लौटने की कीमत बहुत बड़ी होने वाली है। इधर इथाका में भी हालात पहले से ज्यादा खराब हो चुके थे। पेनेलोप पर लगातार नए राजा से शादी करने का दबाव डाला जा रहा था, जबकि टेलीमेकस अपने पिता की तलाश पूरी करके वापस लौटने की तैयारी कर रहा था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका पिता अब उससे पहले इथाका पहुंचने वाला है। दूसरी तरफ ओडिसियस की याददाश्त अब लगभग पूरी तरह वापस आ चुकी थी। उसे अपनी पत्नी पेनेलोप, बेटे टेलीमेकस और अपने राज्य इथाका की हर बात याद आने लगी। अब उसके मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, किसी भी तरह अपने घर वापस पहुंचना। रहस्यमयी महिला उसे बताती है कि कई साल पहले वह उसे समुद्र किनारे घायल अवस्था में मिली थी। उसने ही उसकी जान बचाई, उसका इलाज किया और इतने वर्षों तक उसकी देखभाल की। जाते समय वह ओडिसियस को एक लॉकेट देती है, जिसे देखते ही उसके अतीत की सारी यादें लौट आती हैं। अब ओडिसियस उस महिला का धन्यवाद करता है, उसे विदा लेता है और एक छोटी नाव बनाकर इथाका की ओर निकल पड़ता है। कई दिनों तक समुद्र में सफर करने के बाद वह आखिरकार अपने राज्य के तट पर पहुंच जाता है, लेकिन वह तुरंत अपनी असली पहचान किसी को नहीं बताता। पहले वह यह जानना चाहता था कि इतने वर्षों में उसके राज्य में क्या क्या बदल चुका है। इसी वजह से वह एक साधारण भिखारी का वेश धारण कर लेता है और महल की ओर बढ़ता है। रास्ते में उसकी मुलाकात अपने बेटे टेलीमेकस से होती है। टेलीमेकस उसे पहचान नहीं पाता। ओडिसियस खुद को अपने ही पुराने साथी के रूप में परिचित कराता है और उसे सलाह देता है कि पहले महल के हालात का पता लगाओ। यह भी जानो कि कौन लोग तुम्हारे परिवार के साथ हैं और कौन लोग गद्दी हथियाना चाहते हैं। फिर वह टेलीमेकस को एक योजना समझाता है। वह कहता है कि पेनेलोप सभी दावेदारों के लिए एक प्रतियोगिता रखे। जो व्यक्ति ओडिसियस के पुराने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर सही निशाना लगाएगा, वही नया राजा बनने का हकदार होगा। असल में यह ओडिसियस की चाल थी। उसे पूरा भरोसा था कि उसके अलावा कोई भी उस धनुष को चला नहीं सकता। इसी दौरान एक भावुक पल भी आता है। ओडिसियस का बूढ़ा कुत्ता, जिसने वर्षों तक अपने मालिक का इंतजार किया था, भिखारी के वेश में भी उसे पहचान लेता है। वह खुशी से अपनी पूंछ हिलाने लगता है। यह देखकर टेलीमेकस को पहली बार शक होता है कि यह आदमी कोई साधारण भिखारी नहीं है। कुछ समय बाद टेलीमेकस महल पहुंचकर अपनी मां से प्रतियोगिता कराने की बात करता है।
पेनेलोप भी आखिरकार यह फैसला स्वीकार कर लेती है। निर्धारित दिन पूरे इथाका के ताकतवर योद्धा और लालची दावेदार महल में इकट्ठा हो जाते हैं। पेनेलोप सभी के सामने ओडिसियस का प्रसिद्ध धनुष लेकर आती है और घोषणा करती है, जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर निशाना लगाएगा वही मेरा पति और इथाका का नया राजा बनेगा। एक एक करके सभी योद्धा अपनी ताकत आजमाते हैं, लेकिन कोई भी धनुष को खींच तक नहीं पाता। तभी भीड़ के बीच खड़ा वह भिखारी आगे आता है और धनुष उठाने की अनुमति मांगता है। सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। उन्हें यकीन था कि जो काम बड़े बड़े योद्धा नहीं कर पाए वह एक भिखारी कैसे करेगा, लेकिन अगले ही पल पूरा महल सन्न रह जाता है। भिखारी बिना किसी मुश्किल के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देता है और एक ही वार में सटीक निशाना लगा देता है। उसी क्षण वह अपनी असली पहचान सबके सामने प्रकट कर देता है। वह कोई और नहीं बल्कि वर्षों बाद लौटा इथाका का असली राजा ओडिसियस था। यह देखकर उसके दुश्मन घबरा जाते हैं और महल के अंदर भीषण युद्ध छिड़ जाता है। ओडिसियस और टेलीमेकस कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हैं। दोनों मिलकर उन सभी लोगों को हरा देते हैं जिन्होंने वर्षों तक इथाका की गद्दी पर कब्जा करने की साजिश रची थी। लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार इथाका में फिर से शांति लौट आती है। पेनेलोप और टेलीमेकस अपने राजा का स्वागत करते हैं। वर्षों बाद पूरा परिवार एक बार फिर साथ खड़ा था। हालांकि इस युद्ध में ओडिसियस गंभीर रूप से घायल हो जाता है, लेकिन इलाज के बाद वह धीरे धीरे ठीक हो जाता है। कुछ महीनों बाद वह उन सभी वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने जाता है जिन्होंने उसके साथ इस कठिन सफर में अपनी जान गंवा दी थी। इसके बाद ओडिसियस अपने बेटे टेलीमेकस को इथाका की जिम्मेदारी सौंप देता है। अब टेलीमेकस भी एक समझदार और योग्य उत्तराधिकारी बन चुका था। इसी के साथ एक महान योद्धा की लंबी, कठिन और यादगार यात्रा आखिरकार पूरी हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगली कौन सी हॉलीवुड फिल्म का एक्सप्लेन चाहते हैं। मिलते हैं एक और शानदार कहानी के साथ।